हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में साइन फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई कर लिया है। आज का हम लोग क्लास होगा कोसाइन फलन का प्रतिलोम। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, कोसाइन फलन का प्रतिलोम। देखिए, अब हमें याद करना है कोसाइन फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई करेंगे, समझेंगे कोसाइन फलन का प्रतिलोम किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए इसके लिए हम एक फलन ले लें, एक फलन f(x), माना कि एक फलन f such that r tends to r, fx बराबर cos x, fx बराबर cos x पर परिभाषित है। ध्यान दीजिए, किसे परिभाषित है? cos x पर। ये जो फलन है r to r, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में जो ये परिभाषित फलन है fx बराबर cos x है। अर्थात f such that r tends to r, therefore cos x such that r tends to r। क्लियर? परंतु आपको पता है कि जो कोसाइन फलन होता है इसका परिसर, क्लास 11 में पढ़े हैं, कोसाइन फलन का परिसर -1 होता है। देखिए, चूंकि कोसाइन फलन का परिसर -1 होता है। अब बाबू जब परिसर -1 है तो इसे हम बदल देंगे cos x such that r tends to -1। अब आप बताइए, फलन का प्रतिलोम तब भी संभव हो सकता है यदि वह क्या हो बाबू? एकाएकी अछादी फलन। ओके ना? कैसा फलन हो? एकाएकी अछादी। परंतु आप क्या देख रहे हैं, यह बहुएक फलन है, मतलब प्रांत में r वास्तविक संख्या है बट परिसर में केवल -1। इसका मतलब है कि ये क्या है? बहुएक फलन है। और जब बहुएक फलन है तो ये एकाएकी अछादी नहीं हो सकता। जब एकाएकी अछादी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यह प्रतिलोम संभव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए प्रतिलोम कैसे संभव होगा? तो बाबू जो इसका ये प्रांत है, डोमेन है, हमें इसको कुछ अंतराल में तोड़ना होगा, इकट्ठा संग्रहित करना होगा कुछ अलग अलग अंतरालों, ताकि उस अंतराल के लिए ये फलन cos x एकाएकी अछादी हो जाए। परंतु अब अंतराल हम लाएंगे कहां से? समस्या यहाँ है, अंतराल हम लाएंगे कहां से? कौन सा अंतराल? कुछ भी लिख देंगे? नहीं। तो इसके लिए जरूरी है cos x का ग्राफ। अब लोग क्लास 11th में cos x का ग्राफ कर चुके हैं, फिर दोबारा चलते हैं cos x का ग्राफ पुनः पढ़ते हैं। जब तक cos x का ग्राफ क्लियर नहीं होगा हमारे पास कोई अंतराल नहीं होगा। तो चलिए cos x का ग्राफ देखते हैं। cos x का ग्राफ हम लोग निकालते हैं। कोसाइन फलन का ग्राफ का बात किया जाए तो उसके लिए अलग अलग मानों के लिए हम काम करते हैं। देखिए, कोसाइन फलन का ग्राफ। चलिए, इसके लिए माना f(x) x tends to y, cos x such that x tends to y, therefore cos x is equal to y। क्लियर ना? तो चलिए, अब ग्राफ के लिए हम पॉइंट पहले निकालें, वैल्यू निकालें जो कि हम जानते हैं पहले से। देखिए, यानी इसके जो मान है आप बोलते हैं 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके लिए हम रेडियन मान पर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी अंतराल होता है ये रेडियन मान पर होता है, अंतराल हमेशा रेडियन मान से होता है। तो चलिए मान निकाला जाए, इधर x इधर y। देखिए पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, इसके बाद 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। इतना ही हम प्लस में जाएंगे और इतना ही हम माइनस में जाएंगे। अब जरा इनके रेडियन माप के बारे में देखिए, 0 का तो 0 ही होता है। ओके, 30 जो होता है इसका रेडियन माप पाई बटा में 6, पाई बटा 4, पाई बटा 3, पाई बटा 2। आगे बढ़िए 120 के लिए 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6 पाई। आगे बढ़िए 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2। आगे बढ़िए फिर 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 4 एंड 11 पाई बाय 6, लास्ट में 2 पाई। ये रेडियन मेजर है। अब आप देखिए इसका मान क्या होता है cos का। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, वही cos 30 का मान √3/2 होता है, 45 का मान 1/√2 और इसका मान 1/2 और ये 0 होता है। अब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए ये चीज ध्यान दीजिएगा कि क्लास 11 में आप लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़े थे, 1 2 3 4, इसमें सब प्लस होता है, इसमें जो cos होता है ना ये माइनस होता है, इसमें cos माइनस, इसमें cos प्लस। तो ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक चतुर्थांश 1 है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 3 है एंड यहां से यहां तक 4 है। क्योंकि ये मान 0 होता है, पाई बाय 2 होता है, पाई होता है, 3 पाई बाय 2 या फिर 2 पाई होता है। ठीक ना, मान वहीं परिवर्तित रिपीट होता जाता है पर उसका चिन्ह चेंज होगा। जैसे देखिए ये इसका जो मान होगा -1/2, कितना -1/2, -1/√2, -√3/2 और ये 0। फिर आगे 1, आगे बढ़िए -√3/2, -1/√2, -1/2 और 0। फिर आगे बढ़िए 1/2, 1/√2, √3/2 और ये आपका 1 हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका मान चलता है। ये क्लास 11th में वैल्यू निकालना सिखाया गया है, बस हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही रखे हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, कोई काम नहीं। एक और बात मैं बता दूं, cos का एक गुण है कि cos -θ का मान डायरेक्ट केवल cos θ होता है, यानी कि माइनस से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब इसके लिए हम ग्राफ का बात करें। सोलह को पॉइंट गिनिए, 0 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को पॉइंट काटना होगा आपको। देखिए ये तो 0 0 हो गया, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ज्यादा नहीं कर दिया। चलिए उतना है या माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये आपका बाबू एक्स एक्सिस हो गया। और इधर का मान आप क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट मान 1 और लोएस्ट मान आपका -1 जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक कहीं छूट रहा है क्या, कहीं तो गलती हुआ है, प्लस यहाँ -1 होगा। हाईएस्ट +1 एंड लोएस्ट बाबू -1, दो ही मान लिया है, +1 और -1। इसलिए एक मान हम ऊपर ले लें जो कि +1 होगा और एक मान नीचे लेंगे जो कि -1 होगा, और बीच में हम हाफ कर लेंगे। चलिए हम प्लॉटिंग करते हैं। इस वैल्यू पे यहाँ लिखते हैं 0, इसके बाद π/6, π/4, π/3, π/2, ओके, फिर 2π/3, 3π/4, 5π/6 एंड पाई। फिर आगे बढ़िए 7π/6, 5π/4, 4π/3, 3π/2, आगे बढ़िए 5π/3, 7π/4, 11π/6 एंड लास्ट में 2π। सेम वही नंबर इधर भी लिखेंगे, आइए π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, फिर आगे बढ़िए 3π/4, ओके, फिर 5π/6, पाई, 7π/6, 5π/4, 4π/3, ओके, फिर 3π/2, फिर आगे बढ़िए 5π/3, 7π/4 और 11π/6 एंड लास्ट में 2π। मैंने बोला कि जितना हम लेफ्ट जाएंगे उतना ही राइट जाएंगे, साइन चेंज होगा। देखिए इधर में क्या लगता है, माइनस 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 माइनस, हर जगह माइनस हम यहाँ वैल्यू देते जाएंगे। ओके, चलिए अब पॉइंट को हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। देखिए तो जरा 0 1, x0 y वैल्यू 1, आपका ये वैल्यू है। x π/6 ये आपका बाबू y एक्सिस है। x π/6 y √3/2 मतलब 1 से थोड़ा छोटा होगा। π/4 1/√2 ये थोड़ा और छोटा होगा, एंड π/3 ये हाफ हो गया, अब π/2 यहां तक आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर आगे प्लॉटिंग करेंगे, 0 हो गया, ओके। फिर 2π/3 का वैल्यू -1/2, माइनस में आ जाइए, -1/2, 3π/4 -1/2 थोड़ा और नीचे जाएगा ये, और 5π/6 थोड़ा और नीचे जाएगा। एंड फाइनली पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। फिर आपको मिलता है माइनस, आपको यहाँ -1 हो गया, फिर -√3/2, इसका वैल्यू -√3/2, इसका वैल्यू -1/√2 और इसका वैल्यू -1/2 और लास्ट में यहाँ पे 0। फिर 1/2
इसका वैल्यू 1/2 ज्यादा हो रहा है, और इसका वैल्यू 1/√2 कुछ ज्यादा होगा, इसका वैल्यू और कुछ ज्यादा होगा, एंड इसका वैल्यू फाइनली 1 हो जाएगा। अब इधर आइए, आपको पता है मैंने क्या लिखा है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, माइनस से कोई चेंज होने वाला नहीं है, cos में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, अर्थात जो मान इस प्रकार रहे वही वैल्यू इधर भी हम लेके चलेंगे, यानी कि पहले -π/6 भी रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू इसका ये हाफ होगा, √3/2 होगा। ओके, फिर -π/4 का वैल्यू 1/√2 के बराबर होगा, फिर π/3 का वैल्यू 1/2 के बराबर, एंड π/2 का जो वैल्यू होगा फाइनली 0 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसका वैल्यू -1/2, नीचे आ जाइए, -1/2, फिर -1/√2 थोड़ा ज्यादा होगा, -√3/2 इससे भी थोड़ा ज्यादा, और ये वैल्यू लास्टली पाई का वैल्यू सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए -√3/2 इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू -1/√2, और इसका वैल्यू -1/2, माइनस, ओके, और ये कुछ कम होगा, और फाइनली π/2, और 3π/2 का वैल्यू 0 होगा। ठीक ना, चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़िए, 1/2 ऊपर चला जाएगा, फिर 1/√2 थोड़ा ज्यादा होगा, वह 3/2 इससे भी ज्यादा होगा, और फाइनली ये 1 तक चला जाएगा। अब एक काम करिए, इन्हें आप मिलाइए, देखिए कैसे कैसे कर्व बन रहा है। देखिए यही आपके कर्व बन गया है। ये जो कर्व बन रहा है, अलग अलग कर्व बन रहा है, इसे हम अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां से यहां जो स्ट्रेट लाइन यहां मिला दिया हम, यहां से यहां तक का वैल्यू जो है, ये कहां से कहां वैल्यू किया है, -1 एंड -π-1 से 1 तक वैल्यू किया, और ये वैल्यू बाबू π-1, ये वैल्यू भी देखिए यहां से यहां तक वैल्यू किया -1 से -1, और मोर देन वैल्यू आप ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहे यहां से यहां तक जाएंगे तो ये भी वैल्यू किया है 2π एंड 1 तक वैल्यू किया है। फिर नेक्स्ट अगर आप इधर भी आते हैं तो ये वैल्यू इधर भी वैरी कर रहा है, -2π +1। ओके, तो आपको कितने इंटरवल्स मिले हैं, तो देखिए एक इंटरवल मिल गया आपको -2π to -π, इंटरवल कितना मिला आपको, एक इंटरवल -2π to -π, जिसपे वैल्यू जो है -1 इंटरवल से जो वैल्यू है 1 से -1 के बीच में ही रहता है। अगला -π to 0, और अगला 0 to π, और अगला π to 2π। समथिंग बढ़ते जाइए, रुकने वाला नहीं है। हाँ, सब में डिफरेंस कितने का है, पाई का। देखिए -2π और -π के बीच पाई का डिफरेंस है,
माइनस पाई से 0 के बीच पाई का डिफरेंस है, 0 से पाई के बीच पाई का डिफरेंस है, यानी कि टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस पाई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी आपने यहाँ पे इंटरवल निकाले, अंतराल ज्ञात किए, उन सभी अंतरालों का जो परिसर है, अर्थात इनका जो परिसर जा रहा है -1 हर जगह -1 जा रहा है ना बाबू, हर जगह इसका जो रेंज का वैल्यू परिसर जा रहा है -1, यानी इन सभी अंतरालों पर कोसाइन जो फलन है वह एकाएकी आच्छादी होगा। सभी अंतरालों पर अलग अलग का बात किया जाए तो सभी अंतरालों पर कोसाइन फलन एकाएकी आच्छादी होगा। क्लियर ना? तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं, ये चीज समझ में आएगा आप लोग, ग्राफ समझ में आया बढ़िया से, क्योंकि अब इसे इरेज करना है तभी हम लिख पाएंगे, आगे जगह है ही नहीं। समझ में आया बढ़िया से? अंतराल कैसे निकाला गया, प्रत्येक एक को पार्ट को बांट दिया गया, काट दिया गया को कर्व, ये सब अंतराल बन गया। अंतराल कहीं आसमान में से नहीं आया, अंतराल को ग्राफ से निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे लिखते हैं। अतः कोसाइन फलन प्रत्येक अंतराल, कौन कौन बाबू, -2 पाई, -पाई, -पाई 0, 0 to पाई, पाई to 2 पाई इत्यादि पर एकाएकी आच्छादी फलन परिभाषित होगा। ठीक है, कोसाइन फलन जो है इसे प्रत्येक अंतराल के लिए सब पर एकाएकी आच्छादी फलन परिभाषित होंगे। अर्थात कहने का मतलब हम इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, लाइन से सभी अंतराल को दिखा सकते हैं, और भी अंतराल ज्ञात किया जा सकता है। ग्राफ को आप इनफाइनाइट बढ़ाते जा सकते हैं, ग्राफ का अंत नहीं है, और भी वैल्यू लिखते जाएंगे आप, ग्राफ का बनते जाएगी। मत सोचिए ग्राफ पे इतना ही प्रांत है, ग्राफ का अंत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि cos x जो है अगर -2 पाई टू -पाई से -1 पर परिभाषित हो तो क्या आच्छादक होगा। अगला -पाई 0 से -1 पर परिभाषित होता है तो भी एकाएकी आच्छादी होगा। अगला 0 से पाई -1 के लिए भी एकाएकी आच्छादी होगा। पाई से 2 पाई और -1 के लिए भी एकाएकी, इन सभी के लिए इत्यादि सभी के लिए ये एकाएकी आच्छादी है। इसका मतलब है कहता जितने भी उपरोक्त जितने अंतराल हैं उन सभी पर, यानी कि इस प्रकार से एकाएकी आच्छादी है, अर्थात फलन कोसाइन जो है व्युत्क्रमणीय यानी उसका प्रतिलोम संभव है। अतः कोसाइन फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है। चूंकि कोसाइन फलन के प्रतिलोम को कॉस इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। कॉस इनवर्स, इसका कहने का मतलब हुआ, इससे कहने का मतलब क्या रहा है भाई कि यदि cos x डिफाइंड हो x टेंड्स टू y पर, अर्थात cos x इज इक्वल टू y हो, ओके, तो x का वैल्यू cos इनवर्स y होगा।
x का वैल्यू cos इनवर्स y, और ये अंतराल y टेंड्स टू x पर, y से x पर परिभाषित होगा। यदि cos x से y पर परिभाषित है, इनवर्स उसका y से x पर परिभाषित होगा। तो इन सभी के लिए हम लिख सकते हैं बढ़िया से, इन सभी के लिए तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए, ये चीज आपको समझ में आई, ये आप लिख सकते हैं। इसको भी आप लोग लिखेंगे घर पे। मैं यहीं से कुछ एक दो टॉपिक्स निकालने हैं, cos इनवर्स, cos x इत्यादि को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम cos इनवर्स के आगे मानक पर चर्चा करेंगे। देखिए x जो है cos इनवर्स y के बराबर हो गया, अतः cos इनवर्स cos x का वैल्यू कितना होगा? देखिए बाबू, cos x का वैल्यू कितना है? y, y पुट कीजिए, और cos इनवर्स y का वैल्यू x। इसका मतलब यहां x तो यहां x, डायरेक्ट आंसर, ठीक ना। और नेक्स्ट cos इनवर्स y, देखिए तो cos इनवर्स y का वैल्यू x, cos x, अब cos x का वैल्यू y, देखिए यहां y तो यहां भी y, ठीक है ना। यानी कि दोनों डोमेन पर परिभाषित है, डोमेन पर ही परिभाषित है। तो चलिए अब हम लोग कुछ cos इनवर्स जो हमने यहाँ पे शाखाएं देखी हैं, उनके हम कुछ शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। शाखाओं को लिख लेते हैं। इसलिए cos इनवर्स x such that -1 tends to -2 pi minus pi, and cos inverse x such that -1 tends to -pi 0, cos inverse x such that -1 tends to 0 pi, cos inverse x such that -1 tends to pi 2 pi इत्यादि। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अंतराल होता है, ये जो शाखा होती है, इसे कहा जाता है मुख्य मान शाखा। मुख्य मान शाखा, इसका नाम क्या है? मुख्य मान शाखा। क्लियर ना। तो चलते हैं, ये चीज आप नोट कर लेंगे। हम यहां से परिभाषा दे देते हैं मुख्य मान शाखा के लिए। हम परिभाषा यही बना दें, cos इनवर्स की वह शाखा जिसका परिसर 0 to पाई हो, उसे मुख्य मान शाखा कहा जाता है, तथा cos इनवर्स x belongs to -1 के मान को मुख्य मान कहा जाता है। ठीक है, यहां हम भी लिख सकते हैं इक्वल टू y एंड y बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, इसके मान को, जो मान आएगा वो 0 से पाई में हमारा वैरी करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, उससे हम लोग मुख्य मान कहते हैं। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स का चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को, कितने कितने प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थ्योरी हो चुका है, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए
आप लोग को अलग अलग मुख्य मान निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, साथ में कहीं प्रांत भी निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल कहीं मान लीजिए cos इनवर्स 1/2 आ गया, तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान निकलेगा। अगर आप इसका हल करेंगे cos इनवर्स 1/2, बहुत ही cos इनवर्स 1/2, इसका मतलब है आपको मैंने अभी पढ़ाया कि cos इनवर्स cos x बराबर x, यानी cos इनवर्स किससे कैंसिल होगा? cos से ही कैंसिल होगा। इसका मतलब हमें यह देखना होगा कि 1/2 cos में कितने रेडियन का मान है, तो आपको पता चलेगा कि cos π/3 का वैल्यू है, यानी cos इनवर्स cos कैंसिल, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका π/3। क्लियर? और आप देख रहे हैं कि ये बिलोंग्स करता है 0 to π से। इसका सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है, -√2/6। -√2/2 के लिए आंसर आ सकता है। हल करेंगे हम लोग इसको cos इनवर्स -√3/2। आप देखिए cos इनवर्स आप याद रख रहे हैं कि cos इनवर्स -√3/2 कितना है क्वेश्चन आ रहा है, माइनस आ गया है, तो अगर हम यहां माइनस cos कितने रेडियन का वैल्यू है π/6। अब आपको पता है इस प्रकार से इसमें cos प्लस और इसमें cos माइनस, जिसका फार्मूला π-θ होता है। cos माइनस π-θ, और सिंपल है, क्लास 11 का यूज करना है, यानी कि इस निगेटिव को अंदर ले जाने के लिए π-π/6 इस फार्मूला से π-θ। तो ध्यान से नंबर 2 में π-θ होता है। प्लस आएगा तो डायरेक्ट ही आंसर होगा, माइनस आता है तो π-θ करिए, ठीक है? केवल cos साइन में नहीं, केवल cos के लिए, क्योंकि ये 0 से π तक है इसका। देखिए रिजल्ट कितना आ गया, cos इनवर्स cos 5π/6, यानी कि 5π/6 which is belongs to 0 to π। क्लियर ना? हो जाएगा। नेगेटिव में थोड़ा दिक्कत होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, रेडियन रखिए, अब पाई में से घटा दीजिए उसको, कहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए, ये तो सिंपल था। अब cos tan से sec से cos x ऐसे रिलेटेड आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? चलिए जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 3 हम लोग देखेंगे। देखिए एग्जांपल कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, cos इनवर्स sin π/3। देखिए इसको भी बना सकते हैं इजीली, सॉल्यूशन कीजिए। cos इनवर्स sin π/3, यहां घबराना नहीं, यहां बच्चे आप लोग डरिए मत, डर जाएंगे cos है sin कैसे कैंसिल होगा। आप sin से cos जाइए, आपको पढ़ाया गया है sin 90 - θ बराबर cos θ। क्यों कह सकते हैं cos π/2 - θ sin θ, बड़े हैं ना। अब देखिए किसमें से घटाएं, या यदि ये नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, बहुत आसान है। cos sin में π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब इसको cos में कन्वर्ट करिए, cos π/6, cos cos कैंसिल आउट, π/6। क्लियर? ये अगर बनता है तो सही है, अगर ऐसा नहीं बनता है तो इजीली एकदम वैल्यू रख के आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि
cos इनवर्स 1/sec π/3। अब आप यहां सोचेंगे अरे भाई तो sec π/3 हो गया, अब ये कैसे बनेगा? फिर समस्या यहां पे नहीं, तनिक भी टेंशन की बात नहीं है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है बाबू, एनसीईआरटी से कहीं बाहर का बात है। आप बनाइए, आपके लिए इतना रास्ता खोल दिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए cos इनवर्स 1/sec π/3, अब आप देख रहे हैं cos 1/sec क्या होता है बाबू? cos होता है। कितना टफ लग रहा था, आसान है। cos cos कैंसिल π/3, cos हो sec हो cosec हो cot हो, कुछ भी हो मत घबराइए, काम करिए जो आप पढ़े हैं 11th क्लास में, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। हजारों क्वेश्चंस बनेंगे, आप अपने से बनाएंगे, लाखों क्वेश्चन बनाएंगे, करोड़ों बनाएंगे क्वेश्चन, खुद बनाइए, खुद आंसर बनाइए उसका। नहीं बनता है हम हैं, नहीं बनता है कमेंट में क्वेश्चन दीजिए, हम बनाएंगे, बनेगा, आप गौर करिए। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे कि अभी मैंने साइन में, पिछले क्लास में मैंने साइन में आप लोग को प्रांत निकालना सिखाया था, यहां मैं कॉस में आप लोगों को प्रांत निकालना सिखाऊंगा। अगला पॉइंट, एग्जांपल cos इनवर्स x - 4 का प्रांत अगर आपको ज्ञात करना हो, ये बाबू क्लास 11th के बेसिस पे क्वेश्चन है। साइन cos, वहां इनवर्स नहीं था, केवल cos साइन था, यहां इनवर्स लगा है, कोई दिक्कत नहीं, हल। देखिए वहां परिसर निकलना था, यहां प्रांत निकलना होगा। तो देखिए चूंकि cos इनवर्स x का प्रांत होता है -1, अर्थात x का वैल्यू -1 से बड़ा बराबर बट x से छोटा या बराबर, इसलिए cos इनवर्स x - 4 के प्रांत के लिए, अब इसके प्रांत के लिए हम बात करेंगे तो ये इसका मान को बदलिए, जब x था तो x था, x - 4 रखिए, परंतु आप प्रांत कब लिखते हैं? जब यहाँ x होता है, बट यहाँ तो इतना वैल्यू है, यानी कि इसमें से हमें अंक को हटा के केवल x बचाना होगा। अगर x ले आते हैं तो प्रांत लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ अगर हम सब में 4 जोड़ देते 0 बन जाएगा, रैखिक समीकरण, तो सब में आप 4 जोड़ दीजिए, तो देखिए कितना हुआ, 3 और यहाँ x और यहाँ 5, हो गया सिंपल, 3 5। तो इसका प्रांत कितना हुआ, 3 से 5, प्रांत बराबर 3 5। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, आपके अंदर इतना क्षमता हो गया है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले थ्योरी के साथ, जिसका नाम होगा टेंजेंट फलन का प्रतिलोम। यहां तक आप लोग घर पे प्रयास कीजिए, आराम से आप cos इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली आप बना सकते हैं। और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं tan इनवर्स से।